हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष यादव। आई एम योर जूलॉजी टीचर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। दोनों को साथ पढ़ेंगे तो ओवरऑल दो टॉपिक हो गए। तो हम यही टॉपिक पढ़ेंगे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आने की जो प्रायिकता है वो बहुत ज्यादा है। तो इसको हम बेसिक से एकदम हायर लेवल तक लेके जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए, सबसे पहली चीज, तो आज का जो हमारा टारगेट है वो क्या है? आज का जो हमारा टारगेट है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। उससे पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और साथ ही साथ पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में किसके किसका बेटा? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। चलिए देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस है क्या। पहले हम समझते हैं बेटा, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो एयर को इनहेल करते हैं और एयर को एक्सहेल करते हैं। जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो गैसेस जाती हैं एयर के फॉर्म में। कौन सी गैसेस जाती है? ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जाहिर सी बात है नाइट्रोजन भी होगी। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। बेटा, हमने कोई फिल्टर नहीं लगा रखा यहाँ पे। तो एयर को इनहेल किया, एयर में हमें ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन होगी और भी गैसेस होगी। तो अब क्या होगा कि एयर को इनहेल किया, इनहेल करने के बाद लंग्स में भरी, लंग्स में भरने के बाद एल्वुलाई, जैसे जिसे हम कहते हैं एल्वुलाई के अंदर गई, एल्वुलाई के अंदर जाने के बाद वो ब्लड में जाती है ना, ब्लड में जाती है। तो एल्वुलाई से ब्लड में जाना, यहां पे एक बार एक्सचेंज हुआ। फिर ब्लड से जा रही है टिश्यूज में, ठीक है। अब ब्लड से निकल के टिश्यूज के बीच में क्या होना? आदान प्रदान करना। ये क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आई होप आपको समझ में आ गया। सबसे पहली चीज समझना है कि क्यों एक्सचेंज करना है, क्या जरूरत है इन गैसेस की। तो जरूरत इतनी सी है कि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स है उनको फूड चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट है इसे हम बॉडी फ्यूल भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट में मेनली ग्लूकोज को ये ऑक्सीजन जाके उसको ब्रेक करती है। ब्रेक करने के बाद क्या होगा? वहां कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वो विषैली होती है, तो बॉडी को कोई नीड नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से ब्लड में आई, ब्लड से लंग्स में आई, लंग्स से हमने उसको बाहर फेंक दिया। तो ये ओवरऑल एक मैकेनिज्म है। इन्हीं मैकेनिज्म में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर फेंकते हैं। ओवरऑल एक रिस्पायरेशन में हम यही करते हैं। लेकिन यहां जानना है कि अब जब हमें वो चीज की जरूरत है तो वो जो ऑक्सीजन है कैसे एक्सचेंज हो रही है बिटवीन एल्वुलाई टू ब्लड वेसल्स, या बोल सकते हैं कि ब्लड वेसल्स टू टिश्यूज। ये हमें ध्यान देना, यही हमें पढ़ना है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सबसे पहली चीज जो डिपेंड करती है कि किस पर डिपेंड करती है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिपेंड अपॉन, यहां से क्वेश्चन फ्रेम होगा। सबसे पहला, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। दूसरा, थिकनेस ऑफ रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन, और थर्ड वन, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन इन नीट, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि किस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिपेंड अपॉन थ्री थिंग्स: पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस,
थिकनेस ऑफ रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अब यहां समझना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस क्या होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ, जैसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो होगा क्या, क्या मतलब है? सपोज दैट हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, कई गैस है, नाइट्रोजन भी है। तो इंडिविजुअल जितनी भी ऑक्सीजन है उसका जो प्रेशर है, उसका जो डिफ्यूजन रेट है, हम ऐसे मान सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि उसे हम कह देते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर इसी तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैलकुलेट करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरीके से हम सल्फर डाइऑक्साइड को कंक्लूड करें तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो पार्शियल प्रेशर समझ में आ गया कि जितनी गैसेज हैं उसमें इंडिविजुअल ऑक्सीजन जितनी भी है उसका जो कंप्लीट प्रेशर है उसे हम क्या कह देते हैं, ऑक्सीजन का अकेले ध्यान रखना है, उसे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा। अब इसको समझना है कि कार्बन डाइ, जिसे मैं बोलूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जगहों जगह पे अलग अलग होगा। जैसे मैं बोलूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कहां कहां होगा? जैसे मैं अपन सबसे पहले बात करें इन इन्वायरमेंट, वन 59 mmHg, mmHg में, ठीक है। इन एल्वुलाई 104 mmHg, इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 40 mmHg, in oxygenated blood 95 mmHg या 90 mmHg, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। और साथ ही साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और टिश्यूज में भी, इन टिश्यूज, इसको मैं यहां लिखता हूं, इन टिश्यूज 40 mmHg, ठीक है। तो अब अगर ध्यान दें, ध्यान से सुनिए कि सपोज दैट मेरे पास ये एक एल्वुलाई है, सपोज दैट ये हमारे पास एक एल्वुलाई है, ठीक है, और ये हमारे पास ब्लड वेसल्स है, ठीक है। अब मैंने बोला इन्वायरमेंट यहां पे है, तो इन्वायरमेंट में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 159 mmHg, ठीक है। फिर वो एयर कहां आई, वो एयर इनहेल करके एल्वुलाई में आई, एल्वुलाई में आई तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो यहां पे हो गया 104 mmHg, ठीक है। उसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये है 40 mmHg, ठीक है, 40 mmHg है। अब मुझे बताओ आप, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन कहां पहुंच गई है, हाई से लोअर, ठीक है। तो ये हो गया अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहां पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो होगा 95 या 90 mmHg, 95 mmHg, ठीक है। अब यही ब्लड वेसल्स, अगर मैं इसी को कंटिन्यू करूं, ये यही ब्लड वेसल्स, ठीक है, टिश्यूज में आ गई, यहां टिश्यूज है, ये सपोज दैट टिश्यू है,
ये टिश्यू है, ठीक है, टिश्यूज में आ गए तो यहां पे पार्शियल प्रेशर 95 है, 95 mmHg। यहां पे कितना है 40 mmHg। अब बताओ हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन कहां पहुंच गई, टिश्यूज में पहुंच गई, ठीक है। तो इसी तरीके से एक्सचेंज हो रहा है, तो यही हमें याद करना है, ये हमें क्या करना है, याद करना है, ठीक है। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली चीज हम बात करते हैं कि एयर में जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है वो 159 mmHg। एयर को हमने इनहेल किया, इनहेल करने के बाद हमारे एल्वुलाई में आया, एल्वुलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 104 mmHg। जो एल्वुलाई के सामने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो क्या होगा, उसमें 40 mmHg। अब मुझे बताओ डिफरेंस कितना हुआ, अगर मैं बोलूं 104 में हम 40 को माइनस कर दें तो 64 mmHg का डिफरेंस हुआ। अब 64 का है तो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ये ऑक्सीजन कहां पहुंच गई, एल्वुलाई से ब्लड वेसल्स में। अब ये क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गई, तो ये कौन सा ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पे पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा 90 या 95 mmHg। अब ये ब्लड वेसल्स गई टिश्यूज में, टिश्यूज में क्या हो रहा है, अब यहां डिफरेंसेस देखो, यहां 95 है, 95 माइनस 40, यहां पर भी 45 का डिफरेंस हो गया, है ना, सही 55 का होगा, 55 mmHg का डिफरेंस होगा। तो अब बताओ हाई कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन कहां पहुंच गई, लोअर कंसंट्रेशन में। तो ऑक्सीजन टिश्यूज तक आई, कैसे हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है ना। ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ हम बात पढ़ेंगे, पहले एक्सचेंज हो रहा हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो यही चीज हमें समझनी है। तो टिश्यूज में आ गए, अब टिश्यूज में क्या होगा, वो जो ग्लूकोज रखी है सेल्स उसका ब्रेकडाउन किया जाएगा, ब्रेकडाउन करने के बाद क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और एनर्जी, एनर्जी वो टिश्यूज खुद इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही साथ क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होगी ब्लड में आई, ब्लड में आने के बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर एल्वुलाई के पास आया, तो उसमें कितनी हो गई 40 mmHg। तो ये चीज लगातार चलती रहती है, इसे ही कह देते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एक चीज और जो समझनी है यहां पे जो समझनी है कि जो एक्सचेंज है एल्वुलाई के अंदर, जो एक्सचेंज है एल्वुलाई के अंदर वो हो रहा है 3 लेयर से, ठीक है। कौन कौन सी 3 लेयर है, सबसे पहला एक्सचेंज occurs between, ठीक है, 3 लेयर। सबसे पहला इंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, इंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। दूसरा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई। तीसरा हो जाएगा आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये 3 लेयर देखो समझाता हूं, जैसे ये क्या हो गया बेटा, सिंगल सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, ये हो गई सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, सिंगल लेयर है, ठीक है। इसके बाद इंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, ये हो गई इंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, इन्हीं के बीच में एक्सचेंज हो रहा है इंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। और साथ ही साथ इनके बीच में क्या है बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये पीला वाला क्या हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये 3 लेयर के बीच में एक्सचेंज होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है
वो डिपेंड करता है तीन चीजों पर। पहला, पार्शियल प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर गैस। क्यों? पार्शियल प्रेशर के बीच में जितना डिफरेंस होगा उतना ही डिफ्यूजन होगा। ठीक है, अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन होगा हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है एक पैसिव प्रोसेस है। क्या है? हम इसको बोल सकते हैं, क्या है? पैसिव प्रोसेस, नॉट एक्टिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस क्यों बोला? क्योंकि यहां पे एनर्जी का क्या होगा? यूज नहीं किया जा रहा है, एटीपी यूज नहीं हो रहा है। यहां पे जो गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, जो गैसेस एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वो पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जा रही है और सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जा रही है। ठीक है, ये हो गया कि पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है, थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पर डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पर डिपेंड करती है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो इन्वायरमेंट में 159 mmHg होता है। ठीक है, एल्वुलाई के अंदर क्या होता है? याद ध्यान दीजिए। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम है कि मैंने बोला सबसे पहले कि एटमॉस्फेरिक एयर में 159 mmHg, एल्वुलाई में 104 mmHg, ब्लड में 40 mmHg, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 और टिश्यूज में कितने हो गए? 40 mmHg। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया? जो गैसेज हैं, जो ऑक्सीजन है, वो टिश्यूज तक पहुंच गई। ये ध्यान रख लेना है। अब इसी तरीके से हम क्या कहेंगे? एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो चलो अगला टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले इसमें पार्शियल प्रेशर हम याद करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कहां कहां? सबसे पहला इन एटमॉस्फियर, इन एटमॉस्फियर 0.3 mmHg। दूसरा पॉइंट इन एल्वुलाई 40 mmHg। तीसरा इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 45 mmHg। ठीक है, इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड 40 mmHg। इन टिश्यूज 45 mmHg। ठीक है, चलो देखो यहां मैंने एक एल्वुलाई बनाया आपके लिए। फिर से सामने ब्लड वेसल्स हैं, ओके। मैंने बोला इन्वायरमेंट में कितना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 mmHg। इस एयर को हमने इनहेल किया, एल्वुलाई में पहुंची, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया? 40 mmHg। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड, पहले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये इसमें है पार्शियल प्रेशर 45 mmHg। यहां 40, यहां 45, तो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड यहां पहुंच गई। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो यहां पे हो गया 40 mmHg। ठीक है, तो अब ये 40 mmHg मान लो सपोज दैट यहीं पे जा रहा है, ये मैंने ब्लड को लेके गया इधर, ब्लड वेसल्स, ये टिश्यूज है। ठीक है, ये टिश्यूज हैं, टिश्यूज में कितने हैं? 45 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 mmHg, और ब्लड में कितने हैं? 40 mmHg है। तब कहां जाएगा? हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन।
तो अब कहां हुए, ब्लड में, तो ब्लड में पहुंचे, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया और इसमें कितने हो गए 45 mmHg। तो कुछ इस तरीके से यहां पे एक्सचेंज होता है। तो यहां जो समझने वाली बात है कि ये डिफरेंसेस जो है पार्शियल प्रेशर में, इसी तरीके से गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। एक बार दोनों को एक बार विधिवत ढंग से समझ लेते हैं ताकि एकदम क्लियरिटी आ जाए। सुनिए बेटा, एक लाइन जो आपको नोट करके लिखाना चाहूंगा मैं यहां पे, नोट करके, solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times more than oxygen। तो जितनी ज्यादा जिसकी सॉल्युबिलिटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को सेम अमाउंट में रखे तो एक्सचेंज किसका ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा। यहां से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, क्योंकि जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा एक्सचेंज होगा। क्यों, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको बता ही दिया कि किस पर डिपेंड कर रहा है, पार्शियल प्रेशर पर, जिसकी वजह से क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन होगा। थिकनेस पर डिपेंड कर रहा है और सॉल्युबिलिटी पर। तो सॉल्युबिलिटी में आपको याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबिलिटी इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी। कितने टाइम, 20 to 25 टाइम्स। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझते हैं आगे क्या कहना चाह रहा है। सुनो बेटा, ध्यान सुनो, एक एक चीज को पूरे डायग्राम में समझते हैं। थोड़ा सा बड़ा बनाने का मतलब है कि एक्सचेंज दिख सके आराम से। ये है मेरे पास एल्वुलाई, ठीक है। अब ध्यान सुनो, अगर मैं बोलूं ये है इन्वायरमेंट, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से सुनते जाओ, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन्वायरमेंट में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 159 mmHg, 0.3 mmHg। कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक। हमने एयर को इनहेल किया, एयर को हमने क्या किया, इनहेल, दोनों चीज आई। यहां पर क्या आया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 104 mmHg। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 40 mmHg। कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक, दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब सामने है ब्लड वेसल्स, और ये जो ब्लड है, ये जो ब्लड है वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां लिख रहा हूं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 45 mmHg। यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो है 40 mmHg, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन 104, ऑक्सीजन 40, तो ऑक्सीजन कहां पहुंच गई, ऑक्सीजन कहां पहुंच गई, एल्वुलाई में, ब्लड में। तो ये हो गई ऑक्सीजन हमारे पास आ गई यहां पे, ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्लड कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर मैं बोलूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 95 mmHg, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 40 mmHg, ठीक है। एक छोटी सी चीज मैं समझा है आपको, अब ध्यान से सुनिए यहां पे दूसरी चीज कि, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 45, यहां पे कितना है 40,
तो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, अब कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी यहां पे, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है। ये हमारा कैसा ब्लड हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये एक्सचेंज हो गया, पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस आया, सिंपल डिफ्यूजन से एक्सचेंज हो गया। अब ये चीज इनहेल एक्सेल करोगे तो बाहर निकल जाएगी, फिर इनहेल करोगे तो ये चीज अंदर आएगी, ऐसे एक्सचेंज हुआ। अब ये जो ब्लड वेसल्स है, सपोज दैट ये ब्लड वेसल्स गए टिश्यूज में, ठीक है। यहां हमने बना दिया टिश्यू, ध्यान से समझो बेटा, कोई भी ऑर्गन का टिश्यू ले सकते हैं, टिश्यू, मैंने सिंपल एक टिश्यू लिखा, टिश्यू, ठीक है। तो होगा क्या? अब मुझे बताओ खुद ही, टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 45 mmHg, ठीक है। ऑक्सीजन कितना होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 mmHg। अब मुझे बताओ कि ऑक्सीजन, यहां पे ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो होता है 95 mmHg, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम यहां पे? और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है 40 mmHg। ये बेटा ब्लड की बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है? ऊपर जो लिख रहा हूं ये क्या है? ब्लड की बात हो रही है ना। तो अब बताओ मुझे क्या होगा एक्सचेंज? एक्सचेंज होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड यहां पहुंच जाएगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है, जो ऑक्सीजन है वो कहां आ जाएगी? यहां पे आ जाएगी, ऑक्सीजन टिश्यूज में आ जाएगी, क्योंकि डिफरेंस आ गया ना, ऑक्सीजन टिश्यूज में आ गई, ठीक है। अब ये कौन सा ब्लड हो गया? ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब कहां जाएगा ये जाएगा टुवर्ड्स लंग्स, टुवर्ड्स लंग्स। तो इस तरीके से कुछ एक्सचेंज हो रहा है। अब लंग्स में जाने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आया यहां पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 और ऑक्सीजन का कितना होगा? 40 mmHg। तो यहां मैंने बोल दिया 95 है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है टुवर्ड्स लंग, तो यहां अगर जो लंग्स की तरफ जा रहा है इसका पार्शियल प्रेशर कितना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये 40 mmHg और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये कितना है? 45 mmHg, ठीक है। चला गया लंग्स की तरफ, वहां गया, यहां पे एक्सचेंज हुआ, फिर इस तरीके से। तो ये इस तरीके से क्या हो रहा है? यहां पे एक्सचेंज हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीन चीजें जो आपको यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाएंगी बार बार। पहली चीज कि कितनी मेम्ब्रेन के बीच में एल्वेलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में एक्सचेंज होता है, तो आपको याद रखना है इंडोथीलियल ऑफ ब्लड वेसल्स, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलर लेयर, सिंगल सेल्स जो होती हैं थिक होती हैं, और दूसरी चीज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये तीन लेयर के बीच में क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। चौथी चीज जो आपको याद रखनी है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है कितनी चीजों पर डिपेंड करता है? तीन चीजों पर डिपेंड करता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, दूसरा होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और तीसरा होता है क्या? थिकनेस ऑफ रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन। अगर ये रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन बहुत थिक होगी तो क्या होगा बेटा? थिकनेस होगी ज्यादा तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, समझ गए? इसलिए क्या होती है? थिन होनी चाहिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम देख लेते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या कह रहा है? एनसीईआरटी क्या कहता है? चलिए देखिए, एल्वुलाई, ठीक है। एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। तो एल्वुलाई में भी हो रहा है, ब्लड और टिश्यूज में भी हो रहा है, लेकिन प्राइमरी साइट पूछे तो क्या होगा? एल्वुलाई। तो ये क्वेश्चन यहां से फ्रेम किया जा सकता है, एल्वुलाई इज अ प्राइमरी साइट ऑफ exchange of gases. O2 and CO2 are exchanged in these sites by simple diffusion. किसके थ्रू हो रहे हैं? Simple diffusion, mainly based on the pressure concentration gradient. मैंने आपको बताया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैसेस मूव करती हैं थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, है ना, याद रखना। Solubility of gases as well as thickness of membrane
involved in the diffusion are also some important factor that can affect the rate of diffusion. तो diffusion का rate किस पर डिपेंड कर रहा है? थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन और साथ ही साथ क्या बोला? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। क्लियर हुई बात यहां तक? प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। बताया मैंने आपको भी देर कुछ देर पहले बताया था। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर gases is called partial pressure and this is represented by PO2 for oxygen and PCO2 for carbon dioxide. Clear हो गया? Partial pressure of these two gases in the atmospheric air, these and the two sides of diffusion are given in the table. ठीक है, आगे देख लेते हैं. The data given in the table clearly indicate the concentration gradient for the oxygen for alveoli to blood, blood to tissue. Similarly, gradient pressure of CO2 in the opposite direction to form tissue to blood and blood to alveoli. ठीक है, ये चीज है. अब ध्यान से देखो, एटमॉस्फेरिक एयर में कितना है? 159 mmHg. खींच के गए एल्वुलाई में 104, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40. तो यहां पे एल्वुलाई में तो बताओ हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तो कितना हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95, टिश्यूज में कितने? 40. तो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन. इधर आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेरिक एयर 0.3, एल्वुलाई में 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 और टिश्यूज में 45. टिश्यूज से ब्लड में आएंगे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वुलाई में जाएंगे. ये चीज हमें ध्यान रखनी है. तो एक क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया. जैसे यहां देखते हैं कि हमने इंस्पायर्ड एयर लिया, एल्वुलर एयर, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104, कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg. ठीक है, एल्वुलाई के अंदर. अब ये ब्लड वेसल्स है तो कार्बन डाइऑक्साइड आगे एल्वुलाई में और ऑक्सीजन आगे कहां पे बेटा? ब्लड वेसल्स में. ये गई हार्ट में, हार्ट से टिश्यूज में गए. टिश्यूज में देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है? 95, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 40. अब यहां ध्यान दिए, एक्सचेंज करेंगे. टिश्यूज की बात करें, टिश्यूज में कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड 45, ऑक्सीजन कितना है? 40. तो अब एक्सचेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन टिश्यूज को आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल्स में आ गया. कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो कौन सा ब्लड हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये फिर हार्ट में, हार्ट से फिर एल्वुलाई में. इस तरीके से क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया. तो ये आई होप आपको समझ में आ गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, एक लाइन और देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 times higher than the oxygen, the amount of carbon dioxide then can be diffused through diffusion membrane per unit differences in partial pressure is much higher compared to that oxygen. ये चीज याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन पूछी जा सकती है. ठीक है, आगे बात करते हैं. द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर. कौन कौन सी 3 मेजर लेयर होती हैं? ध्यान सुनो. पहला, थिन स्क्वामस इपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, इंडोथेलियम ऑफ एल्व्यूलर कैपिलरीज एंड बेसमेंट सब्सटेंस या बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है, supporting the epithelium and basement membrane of the surrounding the single layer of endothelial cell of the capillaries in between them. However, total thickness is much less than millimeter. तो 1 millimeter से भी कम होना चाहिए total thickness. ये यहां से लाइन क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, therefore all the factor are or body are favorable for diffusion of oxygen from alveoli to tissue and carbon dioxide tissue to alveoli. तो जो यहां एनसीईआरटी के अंदर 3 चीज याद करने की पॉसिबिलिटी है. पहली चीज, जो टोटल थिकनेस है लेस देन 1 मिलीमीटर, ऐसे याद कर सकते हैं. डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 लेयर से मिलकर बनती है. इंडोथेलियम ऑफ एल्व्यूलर कैपिलरी, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? सिंग स्क्वामस इपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई और दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो दूसरा पॉइंट हो गया. और सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन. तो अब अगर जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी उसका एक्सचेंज, उसका डिफ्यूजन क्या होगा? ज्यादा होगा. ये जान लेना. इन कंपैरिजन करेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो जाहिर सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो उसका एक्सचेंज भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. ये देखो डायग्राम यहां पे, ये एयर है, एल्वुलर कैविटी है, ये सिंगल थिक क्या हो गई आपकी? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. ये इंडोथेलियल ऑफ ब्लड वेसल्स और इनके बीच में क्या हो गई? बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, इंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ये तो आरबीसी हो गई, और ये ब्लड कैपिलरीज. ठीक है, और ये क्या हो गया? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्व्यूलर वॉल, 1 सेल थिक. ठीक है, ये याद रखना, ये डायग्राम भी पूछा जा सकता है. चलिए, अब हमारा जो टॉपिक आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. ठीक है, स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस.
ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन दो मेथड से करेंगे। पहला ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 97%, और दूसरा इन डिसॉल्व फॉर्म, किसके साथ? विद प्लाज्मा। ये होता है 3%। दो फॉर्म इसको पढ़ेंगे और साथ ही साथ पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सुनो ध्यान से। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी तीन मेथड से होता है। पहला डिसॉल्व फॉर्म, डिसॉल्व फॉर्म, बी in the carbamino hemoglobin form, carbamino hemoglobin form, और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म। ठीक है, सबसे ज्यादा ये 70%, ये 23% और ये 6 to 7%। ये आपको याद रखना है। तो यहां से क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है। तो आपको याद रखना बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है? बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है। तो ये दो चीज हमें याद रखनी है। सबसे पहले हमने क्या बताया कि हमें दो चीज पढ़ना है बेटा, कि हमने एक्सचेंज पढ़ लिया, अब हमें ट्रांसपोर्ट पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट पढ़ने के लिए हमें दो गैसेस के ट्रांसपोर्ट पढ़ने हैं, एक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट पढ़ना है। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो दो मेथड से होता है, एक डिसॉल्व फॉर्म में 3% अबाउट, और उसके साथ दूसरा जो मेजर फॉर्म है वो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 97%। दूसरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट 3 फॉर्म में होता है, डिसॉल्व फॉर्म में 7%, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 23% और बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में 70%। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम किस फॉर्म में होता है? तो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान सुनो, ठीक है। 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन dissolve form with प्लाज्मा। प्लाज्मा में 3% ऑक्सीजन घुल करके ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा पॉइंट कि 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, in the form of oxyhemoglobin, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन
ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, याद रखना, नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, एक ये रिवर्सिबल कंपाउंड है, या हम बोल सकते हैं अनस्टेबल, ये आपस में चेंज होते रहते हैं, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन प्राइमरीली related to oxygen, primarily related to oxygen. Some other factor, first of all, partial pressure of carbon dioxide, temperature, pH और H प्लस कंसेंट्रेशन, ये चार फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर किस तरीके से करते हैं, दो कंडीशन है। सबसे पहली, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर, टेम्परेचर जो है वो भी ज्यादा होगा, पीएच जो है वो क्या होगा, कम होगा, और H प्लस कंसंट्रेशन वो भी ज्यादा होगी। तो ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन favor for dissociation of oxyhemoglobin, ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है, या हम बोल सकते हैं और एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन डिक्रीजेस, ठीक है, बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन डिक्रीजेस, मतलब अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, पीएच कम होगा, H प्लस आयन ज्यादा होंगे, तो क्या होगा, ये कंडीशन ऑक्सीहीमोग्लोबिन को तोड़ेगी। ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूटेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगी, या हम बोलेंगे डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ये कंडीशन फेवर करती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, टेम्परेचर कम हो, H प्लस आयन कम हो, पीएच ज्यादा हो, और हम साथ ही साथ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा हो, ये कंडीशन, दिस कंडीशन फेवर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन के लिए फेवर करती है,
और यह हम लिख सकते हैं किसके लिए, और कह सकते हैं कि बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन, बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इंक्रीजेस। बस बेटा दो चीज समझ लेना है, अगर ये दो चीज समझ में आ गया तो आगे सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। पहली चीज हमने बताया, अगर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, H प्लस आयन ज्यादा होंगे, पीएच कम होगा। ये चार कंडीशन, और ऑक्सीजन भी साथ साथ कम होगी। अगर हम लिखना चाहें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अगर लिखना चाहे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी, कम होगी। तो ये जो कंडीशन है ये क्या करती है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो मतलब अगर ये चारों पांचों चीज हैं जिस इस फॉर्म में है तो क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वहां टूट जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, या ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जब बाइंडिंग एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा। दूसरी कंडीशन कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, टेम्परेचर कम है, H प्लस कम है, पीएच ज्यादा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो ये कंडीशन जो होगी वो क्या करेगी, फेवर करेगी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ बढ़ेगी तो ये जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तब दो चीज दिमाग में रखना है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनेगा या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कब जुड़ेगी, जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, टेम्परेचर कम हो, H प्लस कम हो, पीएच ज्यादा हो, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो। प्राइमरी रिलेटेड टू, अगर मैं बोलूं बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी किस पर डिपेंड करती है, प्राइमरीली ऑक्सीजन पर डिपेंड करती है। ठीक है, कब टूटेगा, टूटने के लिए क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, H प्लस ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, पीएच कम हो, ऑक्सीजन कम हो, पार्शियल प्रेशर, तो क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगी। तो इस तरीके से अगर आपके दिमाग में अगर थोड़ा बहुत सेट है तो यहां ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला, यहां पे यहां ध्यान दीजिए। सबसे पहले कि यहां जैसे हमने बोला ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहां पे सबसे पहली चीज यहां देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो अब मैंने बोला कि यहां ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है, यहां जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, पीएच जो होगा वो ज्यादा होगा और H प्लस कम होंगे, तो क्या बन गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के जा रहा है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया, यहां बोला कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होगा, पीएच कम होगा, H प्लस ज्यादा होंगे, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट गया, तभी तो ऑक्सीजन रिलीज किया, तभी तो ऑक्सीजन क्या किया, रिलीज किया। तो यही चीज समझना है आपको कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी कब, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से टूटेगी कब, ये डिपेंड करता है इन दीज फैक्टर्स पर, यही फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना किस पर डिपेंड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम हो, टेम्परेचर कम हो, H प्लस कम हो, पीएच ज्यादा हो और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो। और कब टूटेगा ये चीज, ये टूटेगा जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा हो और साथ ही साथ क्या हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, पीएच कम हो, H प्लस ज्यादा हो और PO2 क्या हो, कम हो। तो इस कंडीशन पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा या डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा। अब यहां ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, देखो हमने एयर को इनहेल किया, एयर जो है वो हमारे लंग्स में भरी, डिफ्यूजन हुआ हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल करके एल्विलाई में आई और एल्विलाई से ऑक्सीजन चली गई ब्लड में। तो जब ब्लड में ऑक्सीजन गई तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया, ऑक्सीजन बढ़ा और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया। तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ना और कार्बन डाइऑक्साइड का कम लेवल होना, यह क्या इंडिकेट करेगा, ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन से बढ़ जाएगी, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहां बनेगा। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, 97% ट्रांसपोर्ट हो रहा है, टिश्यूज के पास गए, टिश्यूज में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन रही है, ऑक्सीजन यूज हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, H प्लस बढ़ गए और पीएच क्या हो गया, कम हो गया। तो वहां उस कंडीशन में ऑक्सी हीमोग्लोबिन देखिएगा, यहां कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज्यादा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट गया क्या होगा, ऑक्सीजन को दे दिया और कुछ हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को बांध करके 23% कार्बन डाइऑक्साइड को बांध करके इन द फॉर्म ऑफ कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में वो क्या होंगी, ट्रांसपोर्ट होंगी, वहां से फिर एल्वुलाई के पास आएंगी। तो ये चीज जो मैंने बताया कि ऑक्सीजन कब हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, ऑक्सीजन कब हीमोग्लोबिन से टूटेगा, ये इस फैक्टर पर काम करता है। समझ गए बात को। अब यहां ध्यान देना बेटा कि अगर मैं, सिंपल सी बात, कि अगर मैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, एक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या है वो बताऊं मैं, तो पहले मैं समझ लेते हैं OH-DC।
OHDC, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। क्या है ये? ठीक है, ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन एक ग्राफ प्लॉट करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हमें एक ग्राफ ऑब्टेन होगा एस शेप और सिग्मोइड। ठीक है, देख लेते हैं फटाफट। partial pressure of oxygen percentage saturation of hemoglobin। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ होगा, इसे हम बोलते हैं OHDC, OHDC ग्राफ। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब दो क्वेश्चन आते हैं यहां से कि ग्राफ राइट साइड कब शिफ्ट होगा और लेफ्ट साइड कब शिफ्ट होगा। राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज राइट शिफ्ट और दूसरा लेफ्ट शिफ्ट। ध्यान से समझ लो बेटा ताकि एकदम क्लियर हो जाए। देखो होता क्या है, अगर मैं बोलूं, ध्यान सुनो, अगर मैं बोलूं कि राइट शिफ्ट हुआ तो राइट शिफ्ट में देखोगे आपको कि जो सैचुरेशन है वो घट के यहां पे आ गया। ठीक है, पहले सैचुरेशन कहां पे था? पहले सैचुरेशन था यहां पे। ठीक है, उस राइट साइड अगर मैं शिफ्ट कर रहा हूं तो क्या कंडीशन होगी? तो मतलब सैचुरेशन घट रहा है। सैचुरेशन घट रहा है मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से टूट रही है। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से टूट रही है तो इसके लिए हमें कंडीशन क्या चाहिए? आप मुझे बता दो, राइट साइड कब शिफ्ट होगा? कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से टूटे। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से टूटेगी तो क्या चाहिए उसके लिए कंडीशन? कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो, टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा, H+ क्या होंगे? ज्यादा होंगे, पीएच क्या होगा? कम होगा। ये कंडीशन क्या करती है? इंडिकेट decreases the binding affinity of oxygen with hemoglobin। बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो मतलब ये एफिनिटी कम हुई तो ग्राफ किधर शिफ्ट हो गया? ग्राफ शिफ्टेड टूवर्ड्स
राइट। ठीक है, देखो आप खुद ही देखो, ग्राफ अगर राइट साइड शिफ्ट हो रहा है तो क्या चीज आ रहा है कि यहां से जो राइट साइड हुआ तो इसकी जो परसेंटेज सैचुरेशन है गिर गया। पहले कहां था? पहले यहां पे था, अब क्या हो गया? गिर गया। तो मतलब गिरने का मतलब है कि हीमोग्लोबिन फ्री हुए। फ्री हुए मतलब क्या हो गया कि कब होगा? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो, ठीक है, और क्या हो? कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, H+ ज्यादा हो, पीएच कम हो। ये इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो क्या है? कम है। जब ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो रही हीमोग्लोबिन के साथ तो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा। डिसोसिएशन होगा तो ग्राफ किधर होगा? राइट साइड शिफ्ट होगा। तो हम एक लाइन में कह सकते हैं इसको, राइट साइड शिफ्ट होने का मतलब है डिसोसिएशन ऑफ, ठीक है, यहीं लिख देता हूं, डिसोसिएशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगर अब मैं बोल रहा हूं कि लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है तो सैचुरेशन कहीं ना कहीं यहां पे आ रहा है। ठीक है, ये आ रही सैचुरेशन, ठीक है, सैचुरेशन ये आ रही है यहां पे। तो मतलब यहां का मतलब है कि और ज्यादा सैचुरेशन बढ़ रही है। तो लेफ्ट साइड का मतलब है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है। तो इधर हम क्या इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करेगा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो देख लेते हैं, राइट हो गया, लेफ्ट साइड शिफ्ट, लेफ्ट साइड कब शिफ्ट करेगा? तो इसके लिए कंडीशन चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, टेम्परेचर कम हो, पीएच ज्यादा हो, H+ कम हो और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, ये सारी कंडीशन, दिस कंडीशन, दिस कंडीशन favors the formation of oxyhemoglobin. या हम बोलेंगे ग्राफ शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ग्राफ शिफ्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहां ध्यान दीजिए कि नोट करके एक चीज और पढ़ लेते हैं कि नोट, जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे, व्हेन वी आर गोइंग, when we are going at high altitude, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होगा। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन डिक्रीज होगा तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो जो ग्राफ है, ध्यान सुनो, जो ग्राफ है, ग्राफ शिफ्टेड राइट।
ये याद रख लेना, ठीक है। ग्राफ जो है राइट साइड शिफ्ट होगा। तो बस ये चीज आपको समझनी है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन अभी तक हमने क्लियर किया। सबसे पहले हमने क्या बताया, आप ध्यान से सुनो। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दो मेथड से होता है, एक प्लाज्मा में डिसॉल्व होके, दूसरा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके। अब यहां ध्यान देना, इसे हम ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कहते हैं, ना कि ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। ये एक रिवर्सिबल कंपाउंड है, ठीक है, अनस्टेबल है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता भी रहता है, बनता भी रहता है, ठीक है। तो यही मैंने बताया। फिर मैंने बोला बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन डिपेंड करती है कुछ फर्दर फैक्टर्स पर। कुछ फैक्टर्स जैसे प्राइमरीली रिलेटेड टू ऑक्सीजन, पहले तो जरूरी है कि किस पर डिपेंड करती है, ऑक्सीजन पर। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर पर, टेम्परेचर पर, पीएच पर और H+ कंसंट्रेशन पर। अब इसी के बेसिस पर, इन्हीं फैक्टर के बेसिस पर या तो जुड़ते हैं या तो टूटते हैं। अगर मैंने बोला पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, टेम्परेचर कम हो, H+ कम हो, पीएच ज्यादा हो और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ज्यादा हो, तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन फेवर करेगी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन से बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा और ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन होगा या ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, ठीक है। तो एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इंक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा। दूसरी कंडीशन मैंने बोला कि अगर ये पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, पीएच कम हो, H+ ज्यादा हो, ऑक्सीजन कम हो, ये कंडीशन क्या करेगी, ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ कम करेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा या डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोल देंगे इसको, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर हमने बोला कि परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में ग्राफ खींचा। हमने इसे बोला ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, जो कि सिग्मोइड होता है। एक क्वेश्चन यहां से आएगा, सिग्मोइड होता है या एस शेप होता है। ये ग्राफ राइट या लेफ्ट शिफ्ट होता है। राइट शिफ्ट होने का मतलब है सैचुरेशन गिर गया, नॉर्मल सैचुरेशन यहां था, गिर गया। राइट शिफ्ट होने का मतलब हो गया डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। राइट कब शिफ्ट होगा, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, H+ ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, पीएच कम हो, ऑक्सीजन कम हो, तो ये इंडिकेट करेगा कि ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी कम हो रही है, जिसकी वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट रहा है और ग्राफ राइट शिफ्ट हो रहा है। राइट शिफ्ट होने का मतलब हो गया ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से टूट रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो रहा है। ग्राफ का लेफ्ट शिफ्ट होने का क्या मतलब है, ये ब्लू वाली लाइन लेफ्ट शिफ्ट होने का मतलब है कि सैचुरेशन पहले यहां था, अब यहां पहुंच गया। तो मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ रही है। ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी तो कब जुड़ेगी, जब उसके साथ क्या होगा बेटा, पीएच क्या होगा, ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, H+ कम होगा और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये कंडीशन फेवर करती है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब ग्राफ शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो ये चीज याद रख लेना है। और हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटती है। तो ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा। ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहां से हम कुछ चीज समझते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान सुनिए बेटा, एक लाइन लिखी गई है, ध्यान सुनो, नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनो। एक लाइन लिखी गई है कि 100 ml ब्लड इन 100 ml ब्लड, ट्वेल्व टू 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट। ठीक है, हम एवरेज 15 ग्राम लेते हैं। ठीक है, 12 टू 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट। 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरीज या ट्रांसपोर्ट 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब मुझे बता दो 100 ml
100 ml ब्लड ट्रांसपोर्ट कितना, अगर मैं बोलूं 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है इंटू 1.34 ml कर दूं तो ओवरऑल आ जाएगा 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां एक लाइन लिख सकते हैं कि 100 ml ब्लड ट्रांसपोर्ट 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया एक छोटा सा डेटा कि 100 ml ब्लड 20 ml ऑफ ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे, क्योंकि मैंने बोला 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में क्या होता है, ध्यान सुनो, इन 100 ml ब्लड, ठीक है, इन 100 ml ब्लड 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, एवरेज 15 ग्राम ले लिया, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को, तो 100 ml ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा 20 ml ऑफ ऑक्सीजन को। ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम सैचुरेशन है बेटा, ध्यान सुनो, मैक्सिमम सैचुरेशन, ये थोड़ा सा समझना है, सैचुरेशन वो होता है 97% का, 90% 7% ज्यादा नहीं हो सकता। तो ओवरऑल अगर हम बोलें कि 97 इंटू 20 बाई 100 तो 25 जा 5 1 45 5 9 जा 45 5 5 20, ठीक है, 19.4 ml, 19.4 ml किसकी बात कर रहा है, इन आर्टरी। अब बेटा थोड़ा मैं समझाता हूं, सुनो ध्यान से। आर्टरी के अंदर जो मैक्सिमम सैचुरेशन होता है हीमोग्लोबिन का वो 97% होता है। 100 ml ब्लड में कितना हो गया, 20 ml ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम सैचुरेशन कितना होता है, 97%। तो 97% जो हो गया, तो 100 ml ब्लड कितना ट्रांसपोर्ट करेगा आर्टरी के अंदर, 19.4 ml। इसी तरीके से ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, आर्टरी की। ठीक है, अगर मैं वेन्स की बात करूं, इन वेन, वेन्स में इन वेन मैक्सिमम सैचुरेशन, इन वेन मैक्सिमम सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का जो होता है वो होता है 72%। 72% है, तो ओवरऑल कितना गया बेटा, 14.4, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 14.4 ml, मतलब 19.4 लेके जा रहा है, वेन्स में लेके कितना आ रहा है, 14.4, तो क्या हो गया, 14.4 हो गया, कितना एक्सचेंज कर दिया, अगर मैं यही बोलूं कितना एक्सचेंज कर दिया, टोटल एक्सचेंज, 100 ml ब्लड एक्सचेंज, कितना एक्सचेंज किया। ठीक है, अब बताओ आर्टरी में कितना था, लेके कितना आया, आर्टरी में था 19.4, लेके कितना गया, वेन्स में कितना लेके गया, 14.4, तो कितना बचा, 5 ml, 5 ml, तो एक्सचेंज कितना कर रहा है, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो एक लाइन जो लिखते हैं बेटा यहां पे इंपॉर्टेंट, कि 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड एक्सचेंज 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया कैलकुलेट करके। कैसे पता चला, हमने बोला भाई कि आर्टरी के अंदर मैक्सिमम सैचुरेशन 97% होता है, तो जो कितना लेके जा रहा है, आर्टरी ही तो ब्लड को लेके जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वेन्स में मैक्सिमम सैचुरेशन रिटर्न कितना आ रहा है, 14.4 ml, तो दिया कितना, एक्सचेंज किया 19.4 से 14.4 को घटा दिया हमने, तो कितना आ गया, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। ये दिमाग में रखना है। एक जो छोटा मोटा क्वेश्चन आता है बेटा, नोट करके वो मैं आपको समझा दे रहा हूं, कि हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन आता है हीमोग्लोबिन पर,
कि आयरन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो आयरन Fe2+ के फॉर्म में प्रेजेंट होता है जब पोरफायरिंग रिंग से जुड़ेगा, प्रोटोपोरफायरिंग रिंग से जुड़ेगा, बनाएगा हीम। ठीक है, हीम जब पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़ेगा तो बनाएगा हीमोग्लोबिन चेन। हीमोग्लोबिन चेन या तो अल्फा या तो बीटा, ध्यान सुनो, या तो अल्फा या तो बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा मिलकर बनाते हैं 1 हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन बनाते हैं, 1 हीमोग्लोबिन, HbA लिखते हैं हम इसको, क्या लिखते हैं, HbA, 1 हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन आएगा कि हीमोग्लोबिन में आयरन किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो आप याद रखना हीमोग्लोबिन में आयरन जो होते हैं वो, ठीक है, यहां लिख रहा हूं, इन हीमोग्लोबिन आयरन प्रेजेंट in the form of Fe2+। ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन यहां से फ्रेम होगा, इन द फॉर्म ऑफ Fe2+। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सुनो, अब बोलो एक हीमोग्लोबिन में कितने आयरन है, 4 है ना, एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन। क्यों कि मैंने बोला एक आयरन प्रोटोपोरफायरिन से जुड़ेगा तो एक हीम बनाएगा, हीम पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़ेगा तो हीमोग्लोबिन चेन बनाएगा, एक चेन बनाएगा, या तो अल्फा हो सकती है या तो बीटा हो सकती है, गामा भी हो सकती है। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा मतलब कितने चेन, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 4 चेन मिलकर के बनाते हैं एक हीमोग्लोबिन। तो एक हीमोग्लोबिन में कितने आयरन हो गए, 4। तो अब देखो बेटा, एक आयरन, 1 आयरन कंटेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो 1 हीमोग्लोबिन कंटेन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब आप याद रख लेना, ये भी डेटा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछ लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आयरन किस फॉर्म में है, ठीक है, और एक आयरन एक ऑक्सीजन को बांधता है तो एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को बांधते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बेटा आपको ध्यान रखना है कि 4 आयरन होते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। चलो हम फटाफट देख लेते हैं कि क्या दिया एनसीईआरटी ने, है ना। चलिए फटाफट देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहना चाह रहा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है, सबसे पहले कि ब्लड इज अ मीडियम ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए मीडियम कौन है, ब्लड है। आगे देखो, 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी इन द ब्लड, 3% ऑक्सीजन is carried dissolved state through the plasma. Nearly 20 to 25% of carbon dioxide transported RBC and 70% carried out by the bicarbonate. ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कैसे। 7% of carbon dioxide carried dissolved state through the plasma. तो ये भी आपको याद रख लेना है, पहले ही मैंने बता दिया। ठीक है, चलो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। तो अब मैं आपको बताऊं, सिंपल सी बात अगर यहीं पे डिस्कस करें कि आप जानते हो कि ब्लड में, इन ब्लड, ठीक है, 2 चीजें होती हैं, एक प्लाज्मा होता है और एक क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट या ब्लड कॉर्पसेल्स होती है। ठीक है, ब्लड कॉर्पसेल्स। तो ब्लड कॉर्पसेल्स में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसी कारण इन्हें ये क्या होते हैं, रेड होते हैं। ठीक है, रेड होता है ब्लड। डब्ल्यूबीसी जो है वो डिफेंस में काम करती है,
सीधे एनसीईआरटी की लाइन लिख देते हैं। और ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, कैसे करता है वो हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। प्लाज्मा में कई चीजें होती हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं, ऑर्गेनिक भी होता है, इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है, सारे कंटेंट प्रेजेंट होते हैं। अब मुझे जो बताना था यहाँ पे कि एनसीईआरटी क्या लिखता है कि हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। तो आयरन किस फॉर्म में है? आयरन है Fe2+ के फॉर्म में। O2 कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो देखो यहां लिखा है रिवर्सिबल मैनर, रिवर्सिबल मतलब हो गया बेटा कि ये आपस में चेंज होते रहते हैं। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन में। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। मैंने अभी बताया कितने मॉलिक्यूल? 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था अभी आपको कि Fe+ जो होता है वो प्रोटोपोरफायरिन से जुड़ेगा तो बनाएगा हीम। क्या बनाएगा? हीम। और हीम जो है किससे जुड़ेगा? जुड़ेगा पॉलीपेप्टाइड चेन से, तो बनाएगा हीमोग्लोबिन चेन, ठीक है। और 2 अल्फा प्लस 2 बीटा मिलकर के बनाते हैं एक HBA, एक हीमोग्लोबिन। तो एक हीमोग्लोबिन में कितनी चेन होगी? टोटल 4। तो कितने आयरन हो जाएंगे? 4, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ, अब बताओ, एक आयरन एक ऑक्सीजन को बांधता है तो एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को बांधेगा? 4, ठीक है। बाइंडिंग ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन इन नीट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion concentration and temperature are other factor which interfere with this binding. A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen plotted against the partial pressure of oxygen, ठीक है। यहां देखो क्या है, this curve is called oxygen hemoglobin dissociation curve, ठीक है। It is highly useful studying the effect of factor like partial pressure of carbon dioxide, H+ concentration on binding O2 with hemoglobin। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं, ध्यान से सुनो। क्या पहली इंपॉर्टेंट चीज है? इन एल्बुलाई वेयर द हाई PO2, लो PCO2, H+ कंसंट्रेशन कम है, लोअर टेम्परेचर है, और फैक्टर आर फेवरेबल टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। And whereas in the tissues, low PO2, high PCO2, high H+ concentration, high temperature exists, condition are favorable for the dissociation of oxygen to from oxyhemoglobin। या मतलब oxyhemoglobin से ऑक्सीजन क्या हो जाए? डिसोसिएट हो जाए, ठीक है। This clearly indicate that O2 get bound to hemoglobin in the lung surface and get dissociated at the tissue surface, और every 100 ml of oxygenated blood deliver around 5 ml of oxygen to tissue under normal physiological condition। ये बढ़ा भी सकते हैं, तो जो जिम्नास्ट वगैरह उनके अंदर बढ़ भी सकती है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ये हमने ग्राफ बताया आपको कैसा होता है, सिग्मॉइड होता है। ग्राफ राइट और लेफ्ट कब शिफ्ट होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। क्लियर हो गया? अगर मैं बोलूं कि ये ग्राफ है, ध्यान सुनो, तो मैंने बोला ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट हो गया और ग्राफ राइट शिफ्ट हो गया, तो ये है आपका राइट साइड शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये क्या हो गया? लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। तो राइट जब शिफ्ट होगा तो क्या कंडीशन है? ये राइट शिफ्ट क्या इंडिकेट कर रहा है कि डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये क्या कर रहा है? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। कब राइट साइड शिफ्ट होगा? कंडीशन बताओ, आप खुद ही बताओ। पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा हो, H+ ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, और क्या हो? pH क्या हो जाएगा? कम। तो ये कंडीशन फेवर करेगी, फेवर ग्राफ किस साइड? राइट। राइट शिफ्ट,
ठीक है, इसी का उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बेटा ध्यान से सुन लो, बस खत्म कर लेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 3 मेथड से होता है। पहला आपको बताया डिसॉल्व फॉर्म में, 7%। दूसरा कार्बामीनो हीमोग्लोबिन फॉर्म, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन फॉर्म, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन फॉर्म। ठीक है, सॉरी, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन फॉर्म। ठीक है, क्या होगा कैसे मैं समझाता हूं। ये होता है 23%। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी तो बनाएंगे कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन ये हो गया। और जो तीसरा फॉर्म है सी, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। %70। अब इसको मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनो। ठीक है, कैसे, देखो होता ऐसा है कि, एक मिनट, देखो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है, सुनो ध्यान से। सबसे पहला एक एंजाइम की बात करता हूं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, प्रेजेंट इन आरबीसी एंड ऑल्सो इन प्लाज्मा। ठीक है, लेकिन प्लाज्मा में लो कंसंट्रेशन में होते हैं, आपको याद रखना है, लो कंसंट्रेशन। ठीक है, आरबीसी में ज्यादा होते हैं। ये करते क्या है, ध्यान सुनो, ये करते क्या है, ये सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो बनाएगी H2CO3, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड जो बनाएगी, ठीक है, वो किस एंजाइम के प्रेजेंस में बनाएगी, वो एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज मतलब एक एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वो प्रेजेंट होता है कहां पर, आरबीसी के अंदर और प्लाज्मा में। प्लाज्मा में कम कंसंट्रेशन में होता है, आरबीसी में ज्यादा होता है। करता क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करा के H2CO3 बनाता है, कार्बोनिक एसिड। अब आप रिपीटर हैं तो आपने कहां पढ़ा है, बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाती है। अगर ये रिएक्शन बिना एंजाइम्स के हो तो 200 मॉलिक्यूल पर घंटे बनते हैं, लेकिन अगर ये रिएक्शन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में हो तो लगभग 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड बनते हैं। ठीक है, ये बताया गया है वहां पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए, अब होता क्या है एक्चुअल में, ध्यान से सुनो ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखो मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा डायग्रामेटिक समझाऊंगा ताकि एकदम क्लियरिटी के साथ आपको दिमाग में बैठ जाए।
ठीक है, चलो बेटा ध्यान सुनो, ये एक आरबीसी है, ये हमने बताया क्या है, ये आरबीसी, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, ध्यान से सुनो, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अंदर एक आरबीसी मैंने दिखाई है। अब मैं देखो दो चीज दिखाऊंगा बेटा, कंडीशन वही रहेगी, जगह दो है, ये मान लो एल्वुलाई मैंने दिखा दिया, यहां पे हमने क्या दिखा दिया, एल्वुलाई, ध्यान सुनो, एल्वुलाई, एल्वुलाई, और यहां पे हमने दिखा दिया टिश्यू, यहां हमने क्या दिखा दिया, टिश्यू, बस केवल समझने के लिए टिश्यूज दिखा दिया, ठीक है, टिश्यूज दिखा दिया तो आपको पता है कि यहां पे टिश्यूज है, बस समझना है ध्यान से और उसको क्लियर करना है। ध्यान सुनो, दो अलग अलग क्वेश्चन है। अब मैं बोला कि हमने एयर को इनहेल किया, एयर को जब हमने इनहेल किया तो लंग्स में गई, लंग्स में गई तो एल्वुलाई में गई। अब मुझे बताओ कि, अब ध्यान से सुनो, एल्वुलाई में क्या है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, तो हम पहले इसको क्या कर लेते हैं बेटा, इसको यहां पे हम टिश्यूज कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि हमें एल्वुलाइज तक जाना है तो पहले हम टिश्यूज से चलेंगे, टिश्यू, ठीक है। और ये हमने कह दिया बेटा एल्वुलाई, ये हमने क्या कर दिया, एल्वुलाई, ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, पहले इतना ध्यान समझो, एल्वुलाई। टिश्यूज में अब ध्यान से सुनो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट पढ़ना है तो ये टिश्यूज है, ये टिश्यू है, ठीक है, ये है टिश्यू। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यहां ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है, तो अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, 45 mmHg, ब्लड में कितना है, 40 mmHg, ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनो, अब क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर है, तो अब बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कहां पहुंच गई, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गई ब्लड में, ठीक है, ये हो गई, पहुंच गई हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में, ध्यान सुनो, ये कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गई ब्लड में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में पहुंच गई, 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगी, डिसॉल्व होके ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है। बाकी ये कार्बन डाइऑक्साइड पहुंची कहां, आरबीसी के अंदर, हीमोग्लोबिन से जुड़ी और बनाई कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कितना परसेंट, 23%, ठीक है। ये मुझे नीचे लिखना था लेकिन मैंने यहां लिख दिया, अब ध्यान से सुनो, ठीक है, ये 23%। बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां बना रहा हूं, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी वाटर से और बनाएगी कार्बोनिक एसिड, कौन सा एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। बताओ इतनी चीज समझ पाए कि नहीं, हम कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है, टिश्यू से ब्लड में आई, 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गई, 23% हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना ली, बाकी 70% क्या की, वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाई। अब ये कार्बोनिक एसिड जो है, ध्यान सुनो, ये जो कार्बोनिक एसिड है वो टूट जाएगा H+ और HCO3- में, H+ और HCO3- में, ध्यान से सुनते जाओ, H+ और HCO3-। अब ये H+ HCO3- कहां गया, आरबीसी से बाहर, आरबीसी से बाहर गया, ये हमने बना दिया HCO3-। HCO3 क्या हो गया, माइनस, ठीक है, ये ध्यान रखना, HCO3 आरबीसी से बाहर चला गया, सॉरी आरबीसी से बाहर चला गया। उतने ही अमाउंट में, ध्यान सुनो, उतने ही अमाउंट में जैसे NaCl होता है ना प्लाज्मा में, ये टूटता है Na+, ठीक है, और Cl-। तो जितना अमाउंट में HCO3- कहां गया बेटा, बाहर,
उतने ही अमाउंट में Cl अंदर आ गया, Cl आरबीसी में आ गया। ठीक है, अब ज्यादा डिटेल नहीं समझना है, बस इतना समझ लो Cl अंदर आया, HCO3 बाहर गया, HCO3 बाहर गया। तो अब क्या करेगा, ध्यान सुनो, जो Na+ फ्री है वो किससे रिएक्ट करेगा, HCO3 माइनस से। तो क्या बनाएगा, मैं यहां लिख रहा हूं, बनाएगा NaHCO3। कैसे बनाया, Na+ और प्लस HCO3 माइनस में, ये बनाया NaHCO3। ठीक है, और H+ और NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 के फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ध्यान से सुनते जाओ। अब जैसे ही एल्वुलाई के पास पहुंचे, एल्वुलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन कहां आ गई, ऑक्सीजन आ गई कहां पे, ब्लड में आ गई, तो 3% डिसॉल्व हो गई। 3% क्या हो गई, डिसॉल्व फॉर्म में गई ना, बताया था ना ऑक्सीजन 3% डिसॉल्व फॉर्म में जाएगी, डिसॉल्व फॉर्म। 3% डिसॉल्व। ठीक है, अब बाकी जो ऑक्सीजन है वो कहां आई, यहां पे। ठीक है, ऑक्सीजन कितना परसेंट, ये आई 97%। ध्यान सुनते जाओ, 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके क्या बनाई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया। अब ये एल्वुलाई से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अब ये एल्वुलाई से ट्रांसपोर्ट होते होते कहां पहुंचा, टिश्यूज के पास। अब टिश्यू पास आ गए ना, अब समझा रहा हूं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के पास पहुंचा, तो जैसे ही यहां कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्या हो गई, अलग हो गई। ध्यान सुनो, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्या हो गई, अलग हो गई। अलग होते ही अब ध्यान सुनो, जो ये ऑक्सीजन है वो चली गई कहां पे, टिश्यूज के पास। ऑक्सीजन कहां पहुंच गई, टिश्यूज के पास। ठीक है, ध्यान सुनो, और हीमोग्लोबिन फ्री है, ये हीमोग्लोबिन इस H के साथ जुड़कर बनाएगा HbH। क्या बनाएगा, HbH। ध्यान से सुनते जाओ, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में है, 7% डिसॉल्व हुई, 23% कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनाई आरबीसी के अंदर, और 70% कार्बोनिक एनहाइड्रेज के एंजाइम के प्रेजेंस में H2CO3 बनाई, H+CO3 माइनस, HCO3 माइनस आरबीसी से बाहर गया प्लाज्मा में, उतने अमाउंट में क्लोराइड अंदर आया, जो Na+ फ्री हुआ, HCO3 से जुड़कर NaHCO3 बना लिया। इस फॉर्म में क्या हो रहा है, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ट्रांसपोर्ट हो रहा है NaHCO3 फॉर्म में। जैसे एल्वुलाई के पास पहुंचा, क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, ऑक्सीजन जो है, ध्यान सुनो, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ी, HbO2 बनाया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, इसे हमने क्या कहा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन गई कहां पे, टिश्यूज में पहुंची, तो क्या होगा, टूट गई, ऑक्सीजन आ गई, हीमोग्लोबिन फ्री हुआ। तो जो हीमोग्लोबिन फ्री हुआ, कुछ हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड के जुड़ के कार्बामीनो हीमोग्लोबिन आए, कुछ हीमोग्लोबिन H+ के साथ जुड़ के HbH बना लिए। इतनी चीज समझ में आ गई। क्यों बेटा, देखो, अगर H+ ज्यादा अमाउंट में फ्री होंगे तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि H+ का कंसंट्रेशन बढ़ते ही एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अब HbH बना लिया। अब HbH ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसकी तरफ, एल्वुलाई की तरफ, और NaH किसकी तरफ, एल्वुलाई की तरफ। जैसे ही एल्वुलाई में पहुंचे, ध्यान सुनो, ये किधर गए, टुवर्ड्स एल्वुलाई। ठीक है, अब जैसे ही एल्वुलाई की तरफ पहुंचे, बेटा ध्यान सुनो, एल्वुलाई में पहुंचे तो जो HbH है, ध्यान सुनो, HbH क्या हो जाएगा, ब्रेक। ध्यान सुनो फिर से, यहां टुवर्ड्स एल्वुलाई क्या था, HbH, ये ब्रेक हो जाएगा, Hb और H+। ठीक है, Hb किसके साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया और इधर निकल गए। अब देखो, H+ के फ्री होते ही जो NaH है, ध्यान सुनो बेटा, NaH, तो Na+ और HCO3 माइनस ये दोनों टूट जाएंगे। H+ को देखते ही ये टूट गया, बोला HCO3, बोला H+ मेरा अकेला हो गया, तो अब HCO3 माइनस अंदर जाएगा। ध्यान सुनो, और क्या होगा, इसके बदले में क्या आया, HCO3 माइनस अंदर। अब ये अंदर आया, तो इसके बदले में जो क्लोराइड है वो कहां जाएगा बेटा, बाहर। ये क्लोराइड बाहर गया। अब क्या हुआ, H+ और HCO3 दोबारा से जुड़ करके क्या बना लिए, इसको हमने बोला कि H2CO3 बना लिए। क्या बना लिए, H2CO3। या नहीं, यहां बनाते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं बेटा, है ना,
इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ध्यान सुनो, ये O2 यहां से, ठीक है, O2 प्लस हीमोग्लोबिन और बना लिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन कहां से आया, ये हीमोग्लोबिन यहां से आया, ठीक है। अब ध्यान सुनो, अब ये बनाया, ये दोनों जुड़े तो क्या बनाया, H2CO3। अब H2CO3 दोबारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में टूट करके H2O प्लस CO2। अब CO2 जो है कहां जाएगी, एल्विलाई में बाहर आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो गया। तो मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन। कैसे हुआ, दोबारा से सुनो, ये हमारे पास टिश्यू है, ध्यान सुनो, टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45, ब्लड में 40, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में पहुंची, तो 7% डिसॉल्व होके गई, 23% हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाई, कार्बा हीमोग्लोबिन, और 70% वाटर के साथ जुड़ के कार्बोनिक एसिड बनाई। कार्बोनिक एसिड टूटा H प्लस और SCO3 माइनस में, SCO3 प्लाज्मा में गया। ये चीज क्या है, ये चीज है प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा में गया। अब उतने ही अमाउंट में Cl अंदर आया जितने अमाउंट में ये गया, इसे बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हमबर्गर फिनोमेना। सिलेबस में नहीं है, बस समझने की जरूरत है। अब SCO3 NH जुड़कर NaSCO3 बना लिया, और जो H प्लस आए वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर HBH बनाया। HBH और NaSCO3 अब टिश्यूज से ट्रांसपोर्ट होना है एल्वुलाई की तरफ। एल्वुलाई में पहुंचे तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो ऑक्सीजन यहाँ 95, मतलब यहाँ क्या हो गया बेटा 104, यहाँ 40, यहाँ पहुंची ऑक्सीजन। अब 3% तो डिसॉल्व होकर चली गई, बाकी जो 97% ऑक्सीजन है वो किसके साथ जुड़ी, हीमोग्लोबिन के साथ। अब हीमोग्लोबिन कहां पाया, HBH जो जा रहा था वो HBH क्या हो गया, टूट गया HB में और H प्लस में। HB के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब टिश्यू के पास पहुंची तो टूट गई। क्यों टूटी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा, आपको बताया था मैंने। तो ऑक्सीजन रिलीज हो गई, हीमोग्लोबिन फ्री हुआ। हीमोग्लोबिन जो फ्री हुआ, कुछ हीमोग्लोबिन कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में बनाया, कुछ हीमोग्लोबिन HBH के फॉर्म में बनाया, ठीक है। वो HBH फिर इधर गया। अब जो H प्लस यहां फ्री हुआ था, NaH H प्लस को देखते ही SCO3 वैसे मतलब पागल हो जाता है, क्योंकि ये मेरा भाई अकेला हो गया। बोला Na तुम जिसके साथ थे उसके साथ जाओ, तोड़ा। SCO3 अंदर आया, H प्लस साथ जुड़ा, H2CO3 बनाया। फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने H2O को CO2 में तोड़ दिया। CO2 कहां गई, एल्वुलाई में आ गई, एल्वुलाई से कहां गई, बाहर। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो दो चीज याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है, ये चीज याद रखना। ये मैंने आपको डिटेल में समझाया, इतना डिटेल है नहीं। अब एनसीईआरटी देख लेते हैं, एनसीईआरटी क्या कहता है, फिर आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान सुनो, एनसीईआरटी क्या कहता है। सबसे पहली चीज कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट बाय हीमोग्लोबिन एज अ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन about 20 to 25%, एवरेज मैंने 23 लिखा। रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इज मेजर फैक्टर व्हिच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, PCO2 is low in the tissue, more binding of carbon dioxide occurs. Where the PCO2 is low, PO2 is high in the alveoli, dissociation of carbon dioxide from the carbamino hemoglobin takes place. That is carbon dioxide which is bound to hemoglobin form tissue to deliver at the alveoli. RBC contain very high concentration of enzyme जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। A minute quantity also present in the plasma, मैंने आपको बताया दोनों जगह प्रेजेंट है। माइन्यूट क्वांटिटी प्लाज्मा में है, वेरी हाई कंसंट्रेशन कहां पे है, आपका आरबीसी में। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन, यही मैंने बताया, H2CO3 यही एंजाइम इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। फिर मैंने बोला एट द टिश्यू साइड वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई ड्यू टू कैटाबोलिज्म, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू ब्लड and form SCO3 minus and H plus. The alveolar site of PCO2 is low where the reaction proceed opposite direction leading to formation of carbon dioxide and H2O. CO2 trapped bicarbonate at the tissue level and transported alveoli released CO2. Every 100 ml of deoxygenated blood deliver 4 ml of carbon dioxide. तो ये आपको याद रखना है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन यहां से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं कि every 100 ml of blood, ठीक है, डिलीवर अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और वो कितना कर रहे थे बेटा, वो कर रहे थे 5 ml। ऑक्सीजन की बात करें, कुछ नोट करके पॉइंट समझा देते हैं आपको।
नोट, देखो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा तो बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ेगा तो बनाएगा कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, इसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी कहते हैं। ठीक है। और ठीक है, गलत 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 गलत, क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन, सॉरी बेटा, ध्यान सुनो। हीमोग्लोबिन अब O3 से, ओजोन से जुड़ेगा तो बनेगा मिथेमोग्लोबिन, ठीक है। और यहां पे जो Fe2+ है वो चेंज हो जाएगा Fe3+ में, फेरस फेरिक में चेंज हो जाएगा और एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, लीथल होता है, ठीक है, बिकॉज अनेबल टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है, अनेबल टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये चार चीज आपको याद रखनी है, ध्यान सुनो। अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, अगर ऑक्सीजन सॉरी हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा तो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बना, अगर हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना, अगर हीमोग्लोबिन ओजोन से जुड़ा तो क्या बना, मिथाइमोग्लोबिन बना। ये ध्यान रख लेना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बोलते हैं ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। बताओ, इतनी चीजें क्लियर हुई तो हम आगे चल सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीटली खत्म। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या हमने पढ़ा अभी तक। तो हमने पढ़ा सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में, पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मैंने बोला किस पर डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पर, थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पर। कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी 20 to 25%, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी में ज्यादा होगी। जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी उसका एक्सचेंज, उसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा, ये आपके दिमाग में रखना है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है एनवायरमेंट में 159 mmHg है, एल्वुलाई के अंदर है। इस चार्ट समझ लेते हैं कि एल्वुलाई के अंदर जो है वो कितना है, 104 है। ब्लड डिऑक्सीनेटेड ब्लड में 40 है, ऑक्सीनेटेड ब्लड में 95 है, टिश्यूज में क्या है 40 है। अब इसको हमने बहुत अच्छे समझाया आपको यहाँ पे कि मैंने बोला कि अगर 104 है यहाँ 40 है तो ऑक्सीजन कहां गई, ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड है एल्वुलाई में। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड 95 और 40 लेकर के गया, ऑक्सीजन यहाँ 95 है यहाँ 40 है तो ऑक्सीजन यहाँ आ गई, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड 45 है, ब्लड में 40 है तो ब्लड में आ गई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे घूमता रहा, ठीक है। ये एक्सचेंज हो गया। मैंने बोला एक्सचेंज के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को ध्यान रखना है कि एटमॉस्फेरिक एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 0.3 है, ठीक है। और एल्वुलाई में 40, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में 45, ऑक्सीजनेटेड में 40, टिश्यूज में कितने हैं 45 है। इसी चीज को मैंने यहाँ पे आपको लिखकर समझाया था, ठीक है। अब उसके बाद एनसीईआरटी की गई तो जो मैंने बताया वही एनसीईआरटी में था, ठीक है। अब यहां देखो मैंने बताया कि जो एक्सचेंज हो रहा है मेम्ब्रेन, 3 मेम्ब्रेन के बीच में हो रहा है, क्या इंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स और सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, और दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन, इंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल और स्क्वामस एपिथेलियम जो वन सेल थिक है, ठीक है। फिर हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बताया, 2 मेथड से होता है,
ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 97%, डिसॉल्व फॉर्म में 3%। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताया आपको 7% डिसॉल्व फॉर्म में, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 23% और बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म में 70%। फिर मैंने बोला ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो होता है डिसॉल्व हो गए 3% में, 97% में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, इसे हम ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कहते हैं, ना कि ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, रिवर्सिबल कंपाउंड है, अनस्टेबल होता है। फिर मैंने बोला बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज विथ हीमोग्लोबिन प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये ध्यान रख लेना। और भी फैक्टर पर इंटरफेयर करती हैं, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, पीएच, H+ कंसंट्रेशन, ये अफेक्ट करते हैं बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन। कैसे अफेक्ट करते हैं? अगर इनका पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, पीएच कम हो, H+ ज्यादा हो, PO2 कम हो, तो ये कंडीशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ने के लिए कारगर है और इससे ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन से कम होती है। दूसरी चीज हमने बोला पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, टेम्परेचर कम हो, H+ कम हो, पीएच ज्यादा हो, PO2 ज्यादा हो, तो ये कंडीशन जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के को फेवर करती है, जिससे हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बढ़ती है। फिर हमने ग्राफ बनाया इनके बीच में, बोला कि इसे हम OHDC ग्राफ कहते हैं, जो कि सिग्मोइड होता है, जो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के बीच में खींचा जाता है, एस शेप या सिग्मोइड प्राप्त होता है। लेफ्ट साइड और राइट साइड शिफ्ट होते हैं, तो राइट साइड शिफ्ट होने का मतलब है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, लेफ्ट साइड शिफ्ट होने का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। राइट साइड शिफ्ट कब होगा? जब मैंने बोला कि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, H+ ज्यादा होगा, पीएच कम होगा, PO2 कम होगा, तो ये ग्राफ राइट साइड शिफ्ट होगा। राइट साइड शिफ्ट होने का मतलब है ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन से कम हो रही है, मतलब डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो रहा है। अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है तो ये कंडीशन देखो, PCO2 कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, पीएच ज्यादा होगा, H+ कम होगा, PO2 ज्यादा होगा। ये कंडीशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाने के फेवर कर रही है, जिससे ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो ग्राफ राइट साइड शिफ्ट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, PCO2 बढ़ती है। फिर मैंने बोला 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होते हैं, मतलब 15 ग्राम एवरेज होते हैं। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, तो 100 ml ब्लड 20 ml को करता है, क्योंकि 15 से हमने 1.34 को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने बोला मैक्सिमम सैचुरेशन 97% होता है आर्टरी में, वेन्स में 72% होता है, तो मैंने 90.4 ml और वेन्स में कितना होता है 14.4 ml, तो कितना डिलीवर कर दिया? तो 100 ml ब्लड डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, 100 ml ब्लड डिलीवर 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एल्व्यूलर। ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में याद रख लेना। तो 100 ml एक्सचेंज कर रहा है 5 ml, ये मैंने लिख दिया। हीमोग्लोबिन Fe2+ प्रेजेंट होता है, पोरफायरिन जुड़ेगा तो हीम बनाएगा, हीम पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़ेगा, हीमोग्लोबिन चेन बनाएगा। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन मिलकर एक हीमोग्लोबिन बनाते हैं, तो एक हीमोग्लोबिन में 4 चेन है, एक आयरन एक ऑक्सीजन को बांधता है, तो एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को बांधेगा, ये बताया था। ठीक है, फिर हमने गैसेस के ट्रांसपोर्ट में ये सब चीज बता दी आपको। ठीक है, आगे फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट बताया। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट 3 मेथड से होता है, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट और डिसॉल्व फॉर्म में। मैक्सिमम जो होता है बाइकार्बोनेट डिसॉल्व फॉर्म में होता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है, जिसमें एक एंजाइम हम पढ़ रहे हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं आरबीसी के अंदर, और बहुत माइन्यूट कंसंट्रेशन में कहां प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने डिटेल में आपको समझाया, एक बार ध्यान से सुन लो। क्या बोला मैंने? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में 45 है, ब्लड में 40 है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गया ब्लड में 7% डिसॉल्व होकर चला गया, कुछ हीमोग्लोबिन के साथ जुड़े, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनाए, 70% वाटर के साथ जुड़कर कार्बोनिक एनहाइड्रेज में H2CO3 बनाया। H2CO3 ब्रेक हुआ H+ SCO3 माइनस में, SCO3 बाहर गया, क्लोराइड उतना अंदर आया, जो Na+ फ्री हुआ उस SCO3 माइनस से जुड़ा और बनाया NaHCO3। अब NaHCO3 के फॉर्म में जा रहा है, और यहां से Hb जो फ्री हुआ था वो H के साथ जुड़ गया, HBH बनाया, एल्वुलाई के पास पहुंचे। एल्वुलाई पहुंचे, ऑक्सीजन ज्यादा, ऑक्सीजन ब्लड में आई, तो जैसे ही ब्लड में आई तो हीमोग्लोबिन H+ को छोड़ करके ऑक्सीजन को बांधा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया। जो H+ फ्री हुए, यहां से फिर NaHCO3 टूटा, Na+ और SCO3 माइनस में, SCO3 माइनस यहां आया, H+ से जुड़ा H2CO3, फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने इसको तोड़ दिया H2 और CO2 में, CO2 एल्वुलाई से बाहर हो गई, और जो HBH फ्री हुआ, मतलब हीमोग्लोबिन फ्री हुआ, ऑक्सीजन साथ जुड़ के HBH। अब यहां पहुंचा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन टूट जाएगा, तो ऑक्सीजन बाहर आ गई, हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ा? कार्बन डाइऑक्साइड साथ, और कुछ हीमोग्लोबिन H के साथ जुड़कर HBH बनाया। इस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया कि अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ेगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ेगी तो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनाएगी, और हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ेगी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, और हीमोग्लोबिन ओजोन से जुड़ेगी मिथाइमोग्लोबिन बनाएगी। तो इसमें आयरन की जो वैलेंसी वो चेंज हो जाती है, तो Fe2 से Fe3+ बन जाता है। अब ध्यान देना, ये लीथल होता है। तो इस तरीके से हमने ये ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड खत्म किया। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो की जो नोट्स है, बढ़िया नोट्स है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, यही पढ़ लो, सफिशिएंट है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।